हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर 365 का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 365 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये टोटल पार्ट 6 में हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट कर चुके हैं। वनडे एग्जाम फैक्ट्री के चैनल पे जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम फैक्ट्री, वनडे एग्जाम फैक्ट्री। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, देन स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर का कौन कौन सा चीज आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मूर्तियां, मंदिर, अन्य स्थापत्य, स्कल्पचर, टेम्पल एंड अदर आर्किटेक्चर, स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना, नालंदा विश्वविद्यालय, श्री जगन्नाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, सुर्खियों में रहे अन्य मंदिर स्थापत्य, इससे रिलेटेड गांधी सरोवर, केदारनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, कामाख्या मंदिर, ज्योतिर्मठ या जोशी मठ। ठीक है, अलगर मंदिर, तमिलनाडु में श्री माधवा पेरुमल मंदिर, केसरिया स्तूप, चंद्रवली गुफा परिसर, ये सारा देखेंगे। इसके साथ जितना आज हो सकता है उतना हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत सारा चीज इसमें से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय हम किल नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास समय भी बहुत कम है, क्योंकि मई में एग्जाम होने वाला है। तो 2 से 3 पार्ट में इसे हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, देखिए मूर्तियां, मंदिर एवं अन्य स्थापत्य कला, स्कल्पचर्स, टेम्पल एंड अदर आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। स्मारक को संरक्षित सूची से हटाना, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, क्योंकि एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें से 24 लुप्त प्राप्त यानी कि अनट्रैकेबल स्मारक में से लगभग 18 स्मारकों स्मारक सूची यानी कि केंद्र स्मारक सूची है उसमें से हटाने की घोषणा किया गया। ठीक है, एएसआई ने कुछ समय पहले स्मारक की एक सूची जारी किया था और गायब लुप्त हो गए एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका मानना है कि स्मारकों का अब राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया है। इन्हीं स्मारकों में से 18 स्मारक को संरक्षित सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। ये अपर्याप्त स्मारक एएसआई के द्वारा संरक्षित स्मारक थे। कई वजहों से इन स्मारकों की सटीक अवस्थिति दशा का निर्धारण करना संभव नहीं हो पा रहा था। जिन स्मारकों की केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाया जाना इसमें शामिल है, वो है हरियाणा के मुजेश्वर गांव में स्थित कोश मीनार नंबर 13। इसके बाद झांसी जिले में नगर बुरकिल का मकबरा, वाराणसी तेलिया नाला, बौद्ध खंडहर, कोश मीनार, उत्तरी भारतीय महाद्वीप में ग्रांड ट्रंक, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे मध्यकालीन भारत में निर्मित अनूठी और महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प उपलब्धियां 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग देखें एएसआई ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, तो आपको अगर पूछेगा कौन सा मंत्रालय से रिलेटेड है तो बताना है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है, भारत में लुप्त स्मारक और स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे जो है, ये शीर्षक से संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है। एएसआई के बारे में अगर पूछेगा स्थापना तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक को यानी भारतीय एएसआई का इसे जनक कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कहा जाता है। हिंदी में भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है। मंत्रालय तो सांस्कृतिक मंत्रालय। परिचय, इससे रिलेटेड थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है तो सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्राचीन स्मारकीय पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण, रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख संगठन है। सौंपे गए कार्य क्या है तो यह प्राचीन स्मारक से पुरातात्विक स्थल और शेष अधिनियम 1958, पूरा शेष व बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधि को नियंत्रित करता है। यह विश्व धरोहर संपत्ति आदि सहित केंद्र स्तर पर संरक्षित स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सुरक्षा, रखरखाव की प्रभारी की भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके साथ ही केंद्रीय संरक्षित स्मारक। ठीक है, तो केंद्रीय संरक्षित स्मारक की सूची में स्मारकों को हटाने के बारे में किसी स्मारक को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने का अर्थ है कि अब उसका एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षण, परीक्षण और रखरखाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सूची से हटाने के कार्य जो है प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और शेष अधिनियम 1958 की धारा 35 के अकॉर्डिंग एक बार जब किसी स्मारक को इस सूची से हटा दिया जाता है तो स्मारक के आसपास के क्षेत्रों में नियमित निर्माण का
शहरीकरण संबंधी गतिविधियों फिर से आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह धारा जो है केंद्र सरकार को यह घोषित करने का अधिकार देता है कि कोई प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक का पुरातात्विक स्थल अवशेष राष्ट्रीय महत्व की नहीं रह गया है। अमशर, ठीक है, AMASR जो है, AMASR अमशर ये अधिनियम में लुप्त स्मारक के नाम किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। स्मारकों के लिए इस शब्दावली का पहली बार इस्तेमाल नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया था। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। तो अमशर जो है अधिनियम की धारा 3 के तहत इसमें से अभी भी प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक पुरातात्विक स्थल अवशेष शामिल है जिन्हें निम्नलिखित के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक पुरातात्विक स्थल अवशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951 या फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126। ठीक है, अमशर अधिनियम धारा 4 के तहत कोई भी प्राचीन स्मारक या फिर पुरातात्विक स्थल जो है अवशेष शामिल है, ये धारा 4 के तहत। ठीक है, जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया जा सकता है, धारा 3 के तहत शामिल स्मारक नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कानूनी स्थिति। तो कानूनी इसकी स्थिति क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग संविधान की बात करें तो आर्टिकल 49 में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में राज्य को देश भर में राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक ऐतिहासिक स्मारक स्थान या फिर वस्तु का संरक्षण करने का निर्देश देता है। अमशर अधिनियम 1958 यह कानून राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक पुरातात्विक स्थल अवशेष के संरक्षण का प्रावधान करता है या पुरातात्विक उत्खनन का विनियमन, मूर्तियों, नक्काशी, अन्य वस्तुओं की सुरक्षा का भी प्रावधान करता है। धारा 4 जो है केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारक राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित करने का अधिकार देता है। अमशर संशोधन मान्यता अधिनियम 2010 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक जो है प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना की अगर हम लोग बातें करें तो केंद्रीय यानी कि प्राधिकरण केंद्रीय मंत्रालय के कार्य के तहत प्राधिकरण केंद्रीय संरक्षित स्मारक के आसपास निषिद्ध विनियमन क्षेत्रों का प्रबंधन करके स्मारकों स्थलों की सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करता है। प्रतिबंधित विनियमन क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधि के लिए आवेदकों को भी अनुमति भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। इस नालंदा विश्वविद्यालय जो है इस साल बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो क्वेश्चन आने की संभावना प्रीलिम्स 2025 में आने की संभावना पूरी हो सकती है। इस पे हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने राजगीर यानी कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है, नए नालंदा विश्वविद्यालय को अलग अलग सभ्यता के बीच संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। क्या है? एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया था। नया परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के निकट स्थित है। ठीक है, 2007 में फिलीपींस में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्यों देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर सहमत किया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इसे निर्माण किया था। 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। ठीक है, स्थापत्य कला से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। स्थापत्य कला यह क्या है? एक मठीय यानी कि मोनेस्टिक विश्वविद्यालय था। क्या था? एक मठीय यानी कि मोनेस्टिक विश्वविद्यालय था। इसके संरचना अवशेष में महाविहार, आवासीय सह शैक्षिक भवन, चैत्य उपासना स्थल शामिल है। स्तूप उपासना स्थल, अष्टकों, पाषाण व धातुओं से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी शामिल है। नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता पाठ्यक्रम, मुख्य विषय नालंदा में वेद, तीनों बौद्ध पंथ, थेरवाद, महायान, वर्जयान, ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोलीय विज्ञान, राजनीतिक और युद्ध कला शिक्षा दी जाती है। ठीक है, थेरवाद क्या है? पाली भाषा में इसका अर्थ है बुजुर्गों का सिद्धांत। ठीक है, थेरवाद में यानी कि पाली भाषा का इसका अर्थ होता है बुजुर्गों का सिद्धांत। महायान में संस्कृत भाषा में इसका अर्थ है बड़ा वाहन। व्रजयान की बातें करें तो बौद्ध धर्म के तांत्रिक पंथ है। प्रवेश विश्वविद्यालय
ठीक है, प्रवेश विश्वविद्यालय में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश होता है। इसके लिए प्रशिक्षित द्वारपालकों के द्वारा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित किया जाता है। पुस्तकालय की बात करें तो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को काव्यात्मक रूप से धर्म गुंज या फिर सत्य का शिखर कहा जाता है। 9 मंजिला भवन में 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें रखी हुई थी। ठीक है, इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में, पाल शासक 8वीं से 12वीं शताब्दी तक अलग अलग शासकों के द्वारा संरक्षण किया गया था। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सम्राट जो अशोक जो थे, ये नालंदा में सारीपुत्र के चैत्य को चढ़ावा दिया था और वहां एक मंदिर भी बनवाया था। 1205 की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। ये क्या किया, बहुत सारे पुस्तकों को जला दिया, बहुत सारे जो लाइब्रेरी में पुस्तकें थी उससे सब नष्ट कर दिया जला करके। ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय की फिर से खोज करने की श्रेय फ्रांसीसी बुकानन को दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नालंदा महाविहार को 2016 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है नालंदा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसे हम लोग देखते हैं। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्यों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा किया था। महात्मा बुद्ध ने 2 प्रमुख शिष्य कौन कौन था, सारीपुत्र और मोगलान भी था। ठीक है, नालंदा से ही था। जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर वर्धमान ने नालंदा में 14 वर्ष ऋतुएं बिताए थे। नालंदा के प्रमुख शिक्षक आर्यभट्ट के प्रसिद्ध गणितज्ञ शून्य के आविष्कार आर्यभट्ट ने नालंदा में ही अध्ययन और अध्यापन किया था। नागार्जुन बौद्ध महायान शाखा एक दार्शनिक थे। दिंड नाग वे तर्क शास्त्र दर्शन के संस्थापक थे। धर्मपाल एक ब्राह्मण विद्वान थे। अभयकर गुप्त की बात करें तो एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक थे जो कि एक साथ महाबोधि नालंदा विक्रमशिला मठों के मठाधीश रहे थे। नरोपा वे तिब्बती परंपरा की तांत्रिक वंशावली से संबंधित थे। 1049 से 1057 के दौरान नालंदा के मठाधीश रहे। नालंदा की यात्रा करने वाले विशेष यात्री के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, ठीक है, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 7वीं शताब्दी में चीन विद्वानों ई किंग और जुआन जांग ह्वेनसांग नालंदा आए थे। नालंदा को तब तक नाला कहा जाता था। ठीक है, जुआन जांग ने योग के सर्वोच्च पदाधिकारी कुलपति शिलभद्र के, कुलपति उस समय कौन थे, जुआन जांग के समय, तो कुलपति शिलभद्र के अधीन नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान रखना। नालंदा की स्थापत्य संबंधी विशेषता, संरचना और निर्माण योजना। यह इमारत जो है प्राचीन कुषाण स्थापत्य शैली से निर्मित है। इसका निर्माण की बातें करें तो दक्षिण दिशा में एक अक्षीय योजना के तहत किया गया था। संरचनात्मक अवशेषों में विहार, आवासीय सैनिक भवन, चैत्य उपासना स्थल शामिल है। इसकी अनूठी विशेषता की बातें करें तो पंचकोणीय आकृति वाले चैत्य का उद्भव, स्थानीय बौद्ध मंदिरों पर उनके प्रभाव शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय को भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध तरीके से निर्मित प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता है। नालंदा की स्टूको प्लास्टर विधि में थाईलैंड का निर्माण विधियों को प्रभावित किया गया था। इसकी धातु कला ने विद्वानों के जरिए मलय द्वीप समूह, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत को प्रभावित किया था। यहाँ की स्थापत्य कला बौद्धों की वैचारिक प्रणाली में बदलाव या फिर महायान से वर्जयान की झुकाव में प्रदर्शित किया था। नालंदा महाविहार की मूर्ति कला शैली की बातें करें तो स्टूको पत्थर, कांसे, इसके साथ ही कांसे से तैयार किया गया था। नालंदा की मूर्ति कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुआ था। मुकुटधारी बुद्ध का चित्रण आमतौर पर 10वीं शताब्दी के बाद से ही देखने को मिला था। इसके मिक्सचर की बात करें यानी मिश्रण की बात करें तो 9वीं शताब्दी तक सारनाथ गुप्तकालीन बौद्ध कला शैल विहार निर्माण के स्थानीय परंपरा मूर्ति भारतीय शैलों के मिश्रण मूर्ति कला की विशिष्ट नालंदा शैली का जन्म दिया था। नालंदा में सारनाथ शैली से भिन्न विभिन्न ब्राह्मणवादी मूर्तियां भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नालंदा मूर्तिकला शैली। ठीक है, तो ये पाषाण निर्मित है, पाषाण, ठीक है, यानी कि पत्थरों वगैरह से। चेहरे के हाव भाव, विशेषता, शरीर के गठन, वस्त्रों
आभूषण की विशेषता इसमें दर्शाया गया है। मूर्ति आमतौर पर उभार व सपाट नहीं होती थी, बल्कि उन्हें त्रिआयामी रूप में चित्रित किया गया था। मूर्तियों के पीछे पट्टिकाएं विस्तृत सुंदर अलंकरण से युक्त होती थी। ठीक है, धानु निर्मित, इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं तो नालंदा कांस्य कला शैली 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 12वीं शताब्दी तक के बीच पाल शासकों के युग धातु की बनी मूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा है। कांस्य निर्मित मूर्ति भी आरंभ में सारनाथ मथुरा की गुप्तकालीन कला शैली पर बहुत ही निर्भर था। प्रारंभिक चरण महायान पंथ के बौद्ध देवता जैसे कि मंजूश्री कुमार, अवलोकितेश्वर आदि। ठीक है, उत्तरवर्ती चरण की बात करें तो वर्जयन शाखा से संबंधित देवता जैसे कि वर्ज, शारदा और खरस्वन वगैरह है। सॉरी गाइस, थोड़ी खांसी हो गई है। कई आगे हम लोग देखते हैं तक्षशिला से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो तक्षशिला जो है यह वर्तमान में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंगडम ने 19वीं शताब्दी में मध्य किया गया था। ठीक है, 1980 में यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया था। यहाँ पर अध्ययन करने वाले विख्यात शिष्यों के व्याकरणविद पाणिनि, अष्टधाई के लेखक, इसके बाद चिकित्सक जो थे जीवक और शासन कला के कुशल प्रतिपादक चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक शामिल है। विक्रमशिला की बात करें तो यह बिहार के भागलपुर के निकट स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। अतीश दीपांकर यानी तिब्बत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं। वसु बंधु की बात करें तो ये विक्रमशिला में अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान रहे थे। ओदनपुरी की बात करें तो यह बिहार में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ओदनपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया था। तिब्बती विद्वानों ने यहाँ से अध्ययन किया था। नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन कोंडा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका नाम महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम से रखा गया है और रखा गया था। नागार्जुन को शून्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भी माना जाता है। ठीक है, रत्नागिरी की बात करें तो रत्नागिरी जो है इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में विशेष रूप से महायान, तंत्रयान, वर्जयान बौद्ध धर्म के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। 3 बौद्ध स्थलों या रत्नागिरी, दूसरा जो है ललितगिरी, उदयगिरी को उड़ीसा में बौद्ध केंद्रों का डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, ये तीनों को क्या कहा जाता है? बौद्ध केंद्रों को उड़ीसा में डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो वल्लाभी कहाँ है? गुजरात में है। जगदल अब बांग्लादेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, श्री जगन्नाथ टेम्पल, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। तो ये क्यों बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, क्यों था, तो इसके बारे में हम देखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर यानी पुरी के पवित्र रत्न भंडार कक्ष का द्वार 46 साल के बाद फिर से खुला है। श्री जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैंगोड़ा, ये पूरी उड़ीसा के बारे में मेंशन है, यानी जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु के अवतार, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र पवित्र त्रिदेव को समर्पित है। रत्न भंडार के पवित्र त्रिदेवों के रत्न भी मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के रूप में प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। ठीक है, श्री जगन्नाथ मंदिर के स्थापत्य शैली के बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्थापत्य शैली या मंदिर स्थापत्य की कलिंग शैली के निर्मित है। कलिंग शैली को नागर शैली की एक उप शैली के रूप में जाना जाता है। मंदिर के मुख्य 4 भाग क्या क्या है? तो विमान या फिर देउल, गर्भगृह। मंदिर का विमान नगर शैली में निर्मित रखे गए देउल में बना है। विमान को शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है? एक वर्गाकार मीनार के समान है। जगमोहन या फिर पीढ़ा देउल के रूप में भी इसे शिखर पिरामिड नुमा बना हुआ है। नट मंडप, यह दर्शकों के लिए नृत्य कक्ष है। भोग मंडप, यह विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए प्रसाद अर्पण
सभा कक्ष है, ठीक है। मुख्य मंदिर के मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों के दोनों तरफ भगवान विष्णु की आकृतियां उत्कीर्ण किया गया है। दोनों भगवान विष्णु चार चार आकृतियां उत्कीर्ण हुआ है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम लोग बातें करें कुल मिलाकर के तो टोटल 24 रूपों में यह केशव, माधव, दामोदर, नारायण आदि के दर्शाता है। रत्न भंडार के बारे में हम लोग देखते हैं तो रत्न भंडार जो है ये मंदिर के जगमोहन के उत्तरी छोर पर स्थित है। जगमोहन मंदिर का सभा कक्ष है। इसके दो भाग है, पहला बाहर भंडार बाहरी कक्ष, दूसरा भीतर भंडार आंतरिक कक्ष है, ठीक है। श्री जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग प्रसाद में एक मगाजी लड्डू, ठीक है, लाडू मगाजी लड्डू का भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। मगाजी लड्डू जो है उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के पारंपरिक मिठाई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है, विरूपाक्ष टेम्पल, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। देखिए हम्पी में भारी वर्षा के कारण विरूपाक्ष मंदिर के सालू मंडप का एक हिस्सा ढह गया, इसलिए ये बहुत चर्चा में था। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष या फिर पंपापति को समर्पित है। विरूपाक्ष शिव का एक रूप है। इनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा है। देवी पंपा को माता पार्वती की अवतार माना जाता है। यह मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य यानी कि 14वीं से लेकर 16वीं ईस्वी की राजधानी था। मंदिर हम्पी में स्मारकों के उस समूह का हिस्सा है जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। यह मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली में बना है। इस शैली की खास विशेषता भव्य गोपुरम, विमान, जटिल नक्काशी, स्तंभ युक्त सभा कक्ष आदि है, ठीक है। मंदिर का इतिहास के बारे में देखें, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य सदियों तक चलता आ रहा है। अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे पहला मंदिर 740 ईस्वी तक चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। उन्होंने दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की वजह की स्मृतियां में यह मंदिर निर्मित करवाया था। सॉरी गाइस, थोड़ी खांसी हो रही है बहुत ज्यादा। विजयनगर के संगम वंश के शासकों ने मंदिर के एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। तुलु वंश के शासकों ने मंदिर का सर्वाधिक विस्तार करवाया था। कृष्णदेव राय की बात करें तो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक सभा कक्ष के निर्माण के साथ साथ पूर्वी गोपुरम का भी निर्माण करवाया था। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला विशेषता क्या है, तो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर मौजूद विमान सबसे छोटा गर्भगृह मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में विमान गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंचा संरचना होता है। यह संरचना जो है पिरामिड जैसी होती है और इसकी योजना वर्गीकार होता है। इसमें कई मंजिलें होती है, ठीक है, बहुत सारी इसमें कई मंजिलें होती है जो आकार में घटती हुई एक के एक ऊपर बनाई जाती है। स्तूपिका एक बड़ा पत्थर है जो कि विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। स्तूपिका के ऊपर कलश होता है जिसके कारण विमान की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। मंदिर परिसर एक प्राचीर से घिरा हुआ मंदिर में एक प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। मुख्य मंदिर विमान का आकार जो है सीढ़ी के द्वार पिरामिड का समान है। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों को विमान नगर शैली से निर्मित मंदिरों के वक्राकार शिखरों के बजाय ज्यामिति आकार के होते हैं। मंडप मंदिर की बातें करें तो प्रवेश द्वार जो होता है इसके निर्माण बड़ी संख्या में श्रद्धालु के एकत्र होने, संगीत नृत्य आयोजनों के लिए किया जाता है। मंदिर परिसर के द्वारा द्वारपाल की मूर्तियां बनाई गई है। इसके अलावा मंदिर एक बड़ा जलाशय भी निर्मित है। मंदिर स्थापत्य कला अन्य शैलियां नागर शैली की बात करें, उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। पत्थर के चबूतरे वेदी पर मंदिरों का निर्माण हुआ है। इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाया गया है। पंचायतन शैली की बात करें तो यह शैली मुख्य मंदिर के आयताकार चबूतरे पर बना है जिसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के प्रांगण में जलाशय या फिर तालाब निर्मित नहीं है, ठीक है। इस शैली को 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो जमीन पर क्रूस आकार की संरचना, यह चौकोर मंदिर है और प्रत्येक के सामने वाले हिस्से के मध्य भाग पर रथक नामक कई क्रमिक चरण मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
वक्रीय शिखर, घुमावदार शिखर धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ता हुआ ऊपर बढ़ता है और चोटी पर मिलता है, शिखर की चोटी या फिर शीर्ष भाग पर एक नीलादार चक्रीय तस्तरी होती है जिसे कि अम्लक कहा जाता है। ठीक है, आमलक पर उभारदार वक्र बनाए गए होते हैं। उदाहरण के लिए मोढेरा में सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर वगैरह है। ठीक है, वेसर जो है ये स्थापत्य शैली नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषता पाई जाती है। संरक्षक चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासक द्रविड़ शैली के विपरीत शैलियों में गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि एहोल का लडखान मंदिर, बादामी के मंदिर, पट सॉरी गाइस, थोड़ी कोल्ड और ज्यादा हो रही है मेरे को, कफ वगैरह। पटदकल का विरूपाक्ष मंदिर वगैरह। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर हम लोग जानकारी थोड़ा देखें तो ये 1336 से लेके 1646 तक ये साम्राज्य चला था। इसमें क्रमिक राजवंश जो है संगम वंश में हरियर प्रथम और बुक्का राय प्रथम स्थापित करते हैं। सुलभ वंश संगम वंश के पतन के बाद सत्ता में आता है। टुल्लू वंश जो है इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। अराविडु वंश जो है इनका शासनकाल में आंतरिक संघर्षों के बाहरी आक्रमणों के ग्रसित था। साम्राज्य का विस्तार की बात करें तो 1512 ईस्वी से कृष्ण देव राय ने शासनकाल के दौरान तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच भूमि रायचूर द्वा पर आधारित कर लिया गया था। 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों की विजयनगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया गया था। ठीक है, राज व्यवस्था की बात करें तो अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राय राजा के द्वारा शासन करने के लिए स्रोत दिया जाता था। वे कर संग्राहक थे। राजस्व का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए हाथियों और घोड़ों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए, सिंचाई और कार्यों के आसपास रख लेते थे। आयगार व्यवस्था की बात करें तो 12 पदाधिकारी होते थे जिन्हें सामूहिक रूप से आयगार के रूप में जाना जाता था। उन्हें शासन के द्वारा प्रत्येक आवंटित गांव में नियुक्त किया जाता था। यह पद बाद में वंशानुगत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो भू राजस्व प्रशासन हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। एक्चुअल क्या है कि अमरक और भंडारवाड़ अमर नायकों के अधिकारी वाली भूमि थी। नायकों ने इन जमीनों पर खेती के लिए कनियालार में सेवा प्राप्त किया था। मंदिरों को दिए जाने वाले कर मुक्त भूखंड को मान्यता कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण क्या है तो विरूपक्ष मंदिर है, विठल मंदिर परिसर है, हजार राम मंदिर है, हम्पी परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। साहित्य की बात करें, कृष्णदेव राय की साहित्य कृतियां अमुक्ता माल्यद राज व्यवस्था पर रचना, जाम्बुवती कल्याणम, संस्कृत नाट्य अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुर्खियों में रहे अन्य मंदिर और स्थापत्य। ठीक है, यानी कि अदर टेम्पल और आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा न्यूज था, उसे हम लोग देखेंगे। तो गांधी सरोवर केदारनाथ मंदिर, यानी कि गांधी सरोवर केदारनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास स्थित गांधी सरोवर भारी हिम संखलन, ठीक है, हिम संखलन के कारण गांधी सरोवर की चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गांधी सरोवर के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका मूल नाम क्या है तो कांति सरोवर है। इसका मूल नाम क्या है, कांति सरोवर। यह झील चोराबाड़ी बामक ग्लेशियर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि इसके झील के पास भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के बारे में हम लोग देखते हैं तो केदारनाथ मंदिर के बारे में, यह भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की पवित्र उपासना स्थल है। यह उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में शामिल है। 4 पवित्र स्थलों में से एक है, अन्य 3 पवित्र स्थल धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। ठीक है, क्या है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। ठीक है, देखिए भारत में स्थित ज्योतिर्लिंग जो है ये है ऑलरेडी यहाँ पे सब मेंशन है आपको। ठीक है, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ओंकारेश्वर जो है ये खांडवा मध्य प्रदेश में है।
नागेश्वर जो है, दारू कावन ये गुजरात में है। इसके बाद सोमनाथ ये सौराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। भीमा शंकर ये कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं तो उत्तराखंड में जो है केदारनाथ मंदिर स्थित है। वैद्यनाथ देवघर ये झारखंड में है। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ग्रीसेश्वर जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक रहा 12, टोटल 12 लिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है। संगमेश्वर मंदिर भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो संगमेश्वर मंदिर हम लोग देखते हैं। संगमेश्वर मंदिर जो है ये कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया था। मंदिरों में काफी ज्यादा पानी घुस चुका था, इसलिए ये मंदिर बहुत चर्चा में है। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में अवस्थित है। यह मंदिर जो है हर साल श्रीशैलम बांध के बैक वाटर पश्चल जल में डूबा जाता है। संगमेश्वर मंदिर के बारे में जानते हैं। यह मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है। भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण चालुक्य राजवंश कृष्णा और भवनासी नदियों के साथ साथ 5 अन्य सहायक नदियां हैं, जो वेनी है, तुंग नदी है, भद्रा है, भीमारथी है, मालापहारिनी संगम पर किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम संगमेश्वर पड़ा है। भारत में अन्य संगमेश्वर मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी मंदिर, तमिलनाडु में स्थित भवानी संगमेश्वर मंदिर, कर्नाटक का संगमेश्वर मंदिर जो है यह मंदिर पटकल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध स्मारकों के समूह में हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, तो कामाख्या मंदिर जो है, ये कामाख्या जो है ये गुवाहाटी में पड़ता है। असम के कामाख्या के मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन हुआ था। यह हर साल अंबुबाची मेला आयोजित होता है। यह देवी कामाख्या यानी कि शक्तिपीठ के वार्षिक रजस्वाला के उपलक्ष्य में आयोजित किया था। कामाख्या मंदिर के बारे में हम लोग जानकारी थोड़ी देखते हैं। तो कामाख्या मंदिर जो है यह असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी यानी कि कामागिरी पर अवस्थित है। मूल मंदिर का काला पहाड़ ने नष्ट कर दिया है और 16वीं शताब्दी के मध्य में कोच राजवंश के द्वारा इसे निर्माण किया गया था, पुनर्निर्माण कराया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की नीलाचल शैलियों में किया गया था। स्थापत्य शैली ऊपर बर्मा टाई प्रवासियों और बंगाल की पील शैली मिश्रित होकर अहोम स्थापित शैली के रूप में विकसित हुआ है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर वाली जगह पर देवी सती के शरीर का योनि वाला भाग गिरा था, ठीक है। यह स्थानीय तांत्रिका पूजा का भी केंद्र है। यह मंदिर आर्य और अरनार दोनों समुदाय की मान्यता और प्रथाओं का केंद्र है, ठीक है। ये रहा कामाख्या मंदिर, आप देख लीजिए। ज्योतिर्मठ या फिर जोशी मठ, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार में चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोस्या कुटोली तहसील का नाम बदल करके परगना श्री कैंची धाम करने का प्रस्ताव को मंजूरी किया है। ज्योतिर्मठ के बारे में जानेंगे। यह 8वीं शताब्दी में दार्शनिक आदि शंकराचार्य के द्वारा देश में स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में उद्देश्य से इन मठों की स्थापना किया था। अद्वैत वेदांत दर्शन वास्तव में वेदांत का एक रूप है। अद्वैतवाद दर्शन कहा जाता है। अद्वैतवाद सिद्धांतों के अनुसार केवल ब्राह्मण अंतिम सत्य है और परिवर्तनशील दिखने अद्वैत सिद्धांतों के अनुसार केवल ब्रह्मा अंतिम सत्य और परिवर्तनीय दिखने वाला संसार केवल ब्राह्मण की माया रचनात्मक ऊर्जा है। आत्मा यथार्थ रूप में ब्राह्मण से अलग नहीं है। ब्रह्मा वास्तव में उत्तरवैदिक काल परम पारलौकिक और अंतर्यामी ईश्वर है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में अमर कल्प वृक्ष नामक वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे। इनकी स्थान जो है भगवान बद्रीनाथ को शीतकालीन निवास के रूप में जाना जाता है। नंदा देवी चोटी चढ़ने वाले पर्वतरोहियों के लिए एक आधार शिविर है, ठीक है।
ये रहा जोशीमठ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो अलगर मंदिर। तो अलगर मंदिर भी बहुत चर्चा में था, ये तमिलनाडु में स्थित है। वगई नदी से भगवान कलालगर की शोभा यात्रा पूर्ण होने के साथ ही कितिराई उत्सव संपन्न हुआ था। अलगर मंदिर के बारे में, यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में अलगर पहाड़ियों के तलचट्टी में अवस्थित है। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु के 108वें अधिष्ठानों देशम में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा कलालगर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में 6 गलियारे हैं जिसे कि किले की प्राचीरों से घिरा हुआ है। इसे मंदिर का उल्लेख तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम अलवार संतों को भजनों में भी मिलता है। मंडप के स्तंभों को नायक कला शैली अलंकृत किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं श्री माधव पेरुमल मंदिर, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। श्री माधव पेरुमल मंदिर काफी हद तक भवानी सागर बांध के कारण डूबा हुआ था। इस मंदिर में पाए गए अभिलेखों में से लगभग 1000 साल पुराने व्यापार मार्ग का पता चला है, ठीक है। व्यापार मार्ग के बारे में जानेंगे। यह मार्ग जो है भवानी नदी और मोयार नदी के पार करके पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्रों को दक्षिणी कर्नाटक केरल से जोड़ता है, ठीक है। 1338 ईस्वी में वीर सिद्ध केतया दंड नायक में श्री माधव पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर तोंड्रीश्वर मुदियार भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर जो है, मंदिर का क्षेत्र होयसल शासकों के अधीन है। फिर केसरिया स्तूप भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा। तो केसरिया स्तूप को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए केसरिया, ये जो मंदिर केसरिया स्तूप जो है ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। ये पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है बिहार के। इसकी संरचना जो है गोलाकार है। इसे ईंट मिट्टी चूने के मोर्टार से बनाया गया है, ठीक है। ईंट मिट्टी चूने के मोर्टार से बनाया गया है। ऊंचाई 104 फीट है, ठीक है। यह जो है जावा इंडोनेशिया में स्थित विश्व धरोहर स्थल जो है बोरोबुदुर स्तूप से भी ऊंचा है, ठीक है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाहियान ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में वेन तसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी ने इस स्तूप का उल्लेख किया है। महत्व क्यों है, तो ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण जो है स्थान की याद में किया गया है जहां भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश दिए थे। इसी जगह पर उन्होंने अपनी मृत्यु महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी की थी। जब बुद्ध केसरिया की यात्रा पर आए थे तब उन्होंने घोषणा किया था कि वे पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे। यह घोषणा का अंकन केसरिया स्तूप पर इसी दौरान बुद्ध ने लिच्छवी को भिक्षा पात्र देकर के उन्हें वैशाली लौट जाने के लिए भी कहा था, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चा में है। बुद्ध के आगमन की बातें करें तो बुद्ध के आगमन की स्मृतियां में लिच्छवी ने यहाँ स्तूप का निर्माण कराया था। और समय के साथ साथ मौर्य सुंग व कुषाण काल के दौरान इसमें कई परिवर्तन किए गए और ईंट निर्मित स्तूप बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रावली गुफा परिषद। तो चंद्रावली गुफा परिषद क्यों चर्चा में है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। ये जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। यह अपनी मरम्मत रखरखाव की आवश्यकता के कारण चर्चा में है। चंद्रवली गुफा परिसर जो है इसकी उत्पत्ति प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल लौह युग की मानव बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त मिला है। अनकली मठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। भौतिक विशेषता की बात करें तो यह गुफा जो है, गुफा के कक्ष में उपासना स्थल है जिसमें एक शिवलिंग प्रतिस्थापित है। इसके अलावा अंगुतकों और साधुओं के लिए एक कक्ष, एक बैठक या फिर स्वागत प्रतिष्ठापित। इसके अलावा अंगुतकों के साधुओं के निर्माण के एक बैठक या फिर स्वागत कक्ष, एक शयन कक्ष, एक आंतरिक हॉल से जुड़ा हुआ जल निर्माण और एक पुस्तकालय शामिल है। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें, यह 2 विशाल एकाश्मक चट्टानों के बीच स्थित है। यह परिसर 3 पहाड़ी चित्रदुर्ग, किरवनकुल्लू, जोलागुड्डा से घिरा हुआ है। राजवंश की कलाकृतियां, यह गुफा जो है परिसर से सातवाहन, होयसल, विजयनगर, रोमन, चीनी शासकों के सिक्कों तथा चित्रित मृदाभांड और अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
इसके साथ ही अगर हम लोग देखें कदम वंश के राजा, तो कदम वंश के राजा जो है मयूर शर्मा 450 ईस्वी का एक शिलालेख एक ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। पौराणिक रूप से यह कुंतल कुंतल के राजा जो चंद्रहास से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से यह स्थल जो है पौराणिक माना जाता है। सांस्कृतिक महत्व की अगर हम बातें करें तो इसका उपयोग अनकलगी से संतों के द्वारा उद्यान लगाने के लिए संभवतः एक शैक्षिक केंद्र गुरुकुल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो गाइज ये रहा टोटल। और फिर थोड़ी सी हम लोग और देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा, ये क्यों चर्चा में रहा है। तो मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य कला शैली, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज, ये हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, महाराष्ट्र, पाली और प्राकृतिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असमिया और बंगाली, पश्चिम बंगाल भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दिया है। फिर से रिपीट कर दे, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है मराठी यानी कि महाराष्ट्र, पाली प्राकृतिक जो है पाली भाषा प्राकृतिक, ये जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट में है। ठीक है, पाली और प्राकृतिक। असमिया असम में है, बंगाली पश्चिम बंगाल में। ये सभी जो भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, शास्त्रीय भाषा के बारे में जानेंगे तो भारत सरकार ने पहली बार 2004 में भाषाओं की एक नई श्रेणी श्रृंखला भाषा की शुरुआत किया था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्तावित भाषा का पात्रता की जांच करने के लिए 2004 में सांस्कृतिक मंत्रालय ने साहित्य अकादमी के तहत भाषाई विशेषज्ञ समिति के गठन किया था। इससे पहले 6 भारतीय भाषाओं के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ये जो है तमिल 2004 में इसको मान्यता दिया गया था, संस्कृत को 2005 में और तेलुगु को, कन्नड़ को 2008 में। ठीक है, मलयालम 2013 और उड़िया को 2014 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये सभी जो है ये सभी शास्त्रीय भाषा संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया था। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड क्या है, तो 2024 में भाषाई विशेषता समिति के द्वारा फिर से संशोधित किया गया और मौलिक साहित्य परंपरा संबंधी मानदंड 2005 में संशोधित मानदंडों को हटा दिया गया। इस समिति के अकॉर्डिंग मौलिक साहित्यिक परंपरा को साबित करना या अस्वीकार करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी प्राचीन भाषा एक दूसरे से प्रभावित रही थी। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लाभ शास्त्रीय भाषा के विद्वानों को प्रत्येक वर्ष 2 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं। अध्ययन के लिए समर्पित केंद्र और केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूजीसी के द्वारा भाषा पीठ स्थापित किए जाते हैं। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के लिए मानदंड क्या है, तो संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ या फिर अति प्राचीन होने चाहिए, बहुत ही पुराना होना चाहिए। वास्तव में इस भाषा का 1500 से लेकर 2000 वर्षों का अभिलेखित इतिहास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो इससे संबंधित भाषा का अपना प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां यानी कि इन प्राचीन साहित्य ग्रंथों की अपनी विरासत मानती हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कविता, अभिलेखों और शिलालेख साक्ष्य के अलावा संबंधित भाषा जो है अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ भी होना चाहिए। ठीक है, शास्त्रीय भाषा और इनके साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नई शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो नई शास्त्रीय भाषा क्या है, तो यह जो है इंडो आर्यन यानी कि भारतीय भाषाओं का निकटतम से संबंधित एक समूह है। दरअसल प्राचीन भारत में सांस्कृतिक अभिजात वर्ग की बोलचाल साहित्यिक कृति तक सीमित है। वह प्राकृतिक आमजन की भाषा थी। प्राकृतिक वास्तव में क्षेत्रीय भाषा के उपकारों को दर्शाता है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए यह प्राकृतिक भाषा के रूप में है। ठीक है, गुप्त काल की बातें करें तो गुप्त काल में सबसे पहले शिलालेख, विशेषकर अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में मिला है। गुप्त शासकों के समय तक प्राकृतिक भाषा का मानकीकरण हो गया था और अपनी स्थानीय विशेषता को खो दिया था। पाली भाषा जो है पारंपरिक रूप से इसका पहचान मगधी प्राकृतिक के रूप में धम्मपद जैसी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक रचना जातक कथाएं पाली भाषा में लिखा हुआ था। पाली को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में जाना जाता है। बौद्ध जो है पाली ग्रंथ 3 सामान्य भागों या फिर 3 पिटारी में विभाजित है। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक अनुशासन ग्रंथ यह बौद्ध संघ और मठ के नियमों अनुशासन से संबंधित ग्रंथ है। सूत पिटक जो है उपदेश ग्रंथ यह सबसे बड़ा
त्रिपिटक है, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और कुछ धार्मिक कविताएं शामिल है। अभिधम्म पिटक यह बौद्ध धर्म के दर्शन का संग्रह है। इसकी प्रमुख शब्दावली चित्त यानी कि चेतना, चेतसिक, चित्त या चेतन संबंधी रूप, भौतिक और निब्बान, अंतिम मुक्ति, मराठी, मराठी इंडो आर्यन भारतीय भाषा है। ठीक है। आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्रीय प्राकृतिक से हुआ है, जो पश्चिम भारत में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा थी। गौरतलब है कि यह महाराष्ट्रीय प्राकृतिक सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। ठीक है। आधुनिक मराठी का सबसे प्रारंभिक प्रमाण की बात करें तो सतारा के एक ताम्र पट्टिका शिलालेख में पाया गया है, जो 739 ईस्वी का है। ठीक है। बंगाली, असमिया इन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति मगधी प्राकृतिक से हुआ है। मगधी प्राकृतिक पूर्वी भारत में लोकप्रिय भाषा है, लोकप्रिय भाषा थी। मगधी मगध दरबार में की राजकीय भाषा थी। ठीक है। प्राकृतिक के रूप में हम लोग देखते हैं, और तो प्राकृतिक भाषा जो है ये अर्ध मगधी प्राकृतिक या प्राचीन मगध साम्राज्य, आधुनिक बिहार और मौर्य साम्राज्य में बोली जाती है। भगवान महावीर का जन्म जो है मगध में हुआ था, और सबसे प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्ध मगधी में लिखे गए थे। और सौर सेनी प्राकृति की बात करें तो मूल रूप से आधुनिक उत्तर प्रदेश पश्चिम भाग में बोली जाती है। सौर सेनी भाषा की विशेषता के रूप में महिलाओं और समाज के हाशिए वाले तबके के सम्मानित लोगों को नाटक मंचन के दौरान बोली जाती है। महाराष्ट्री या उत्तर पश्चिम दक्कन क्षेत्रों में बोली जाती है। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्री प्राकृतिक साहित्यिक भाषा थी, जो कि विशेष रूप से गीतों की रचना के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है। शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम क्या है? तो विशेषता स्थानों की स्थापना, सांस्कृतिक के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्थान नई दिल्ली, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ तिरुपति आदि, तेलुगु और कन्नड़ के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL में संबंधित भाषाओं के लिए 2011 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्टडीज स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात मेंशन है कि शास्त्रीय भाषा जो है ये सभी भारतीय भाषाओं बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों में भारत की शास्त्रीय भाषाओं के लिए भाषापीठ का स्थापना का समर्थन करता है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की पांडुलिपि विरासत दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसार करना। ठीक है। अधिकतर भारतीय लिपियों के उपयोग लेखन में किया गया है। 70 पांडुलिपि सांस्कृतिक भाषा, 30 जो है पांडुलिपियां असमिया, बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल ये भाषाओं शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोलू बोमाल्टा। टोलू बोमाल्टा जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो संगीत नाटक अकादमी टोलू बोमाल्टा जो है ये प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। ठीक है। यह कला विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है। टोलू बोमट्टा जो है टोलू बोमलट्टा जो है ये चमड़े की एक बनी गुड़ियों के नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की गोदावरी क्षेत्र में होता है। इन गुड़ियों को बकरी की खाल चमड़े की बनाया जाता है। इनके नृत्य प्रदर्शन एक छोटी स्क्रीन जैसे कि रंगीन फोटोग्राफ प्रदर्शिता पर किया जाता है। मुख्य स्क्रीन जानवर, पक्षी, देवता, राक्षस वगैरह होते हैं। मुख्य विषय की बात करें तो रामायण और महाभारत। ठीक है। भारतीय कठपुतली कला। ठीक है। तो भारत में पुतली कला के 4 प्रमुख प्रकार है, जिन्हें निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है। तो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो धागा पुतली क्या है? धागा पुतली या कठपुतली कहते हैं, संयुक्त अंग है दोनों यानी कि ज्वाइंट है। इसे क्या है? धागों के द्वारा संचालन इन्हें अत्यंत लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए उन्हें पुतली का सबसे मुखर रूप कहा जाता है। ठीक है। क्षेत्र कहाँ कहाँ ये है मिलता है? तो ये राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है। कठपुतली राजस्थान में कठपुतली कहते हैं, कर्नाटक में इसे गोम्बेटा कहते हैं। ठीक है। और बोमोलट्टम जो है यह छड़ और धागा पुतली की मिश्रण है, तमिलनाडु में कहते हैं इसे, और कुंढेई उड़ीसा में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ये वाला। दूसरा दस्ताना पुतली क्या है, तो दस्ताना पुतली को भूजा भूजा कर हथेली पुतली भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के दास्ताना पुतली नाटक सामाजिक विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। उड़ीसा में ये नाटक राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा तीसरा जो है छाया पुतली। तो छाया पुतली जो है, ये छाया पुतलियां चपटी होती है, अधिकांश व चमड़े से निर्मित होती है। उन्हें पारभासी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। रावण छाया जो है उड़ीसा में इसे रावण छाया कहते हैं। तोगालू गोम बेटा कर्नाटक में कहते हैं। तोलू बोम लट्टा आंध्र प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, तो ये है, आप देख लो छाया पुतली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा जो है इसमें छड़ पुतली। तो छड़ पुतली जो है, ये छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली का अगला चरण है, लेकिन यह उसके काफी बड़ी होती है और नीचे जो होता है छड़ों पर आधारित होता है। जैसे यहाँ आप छड़ देख सकते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ज्यादातर ये यूज होता है, ऐसे बनाया जाता है। उदाहरण के लिए पुतुल नाच यमपुरी बिहार में भी ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल में भी है। उदाहरण के लिए पावा कुथु केरल का पारंपरिक दस्ताना पुतली नाटक है। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ पे ये है भारत में पुतली कला। तो कठपुतली राजस्थान में कहते हैं। इसके बाद हम लोग बातें करें तो यमपुरी बिहार में कहते हैं। पुतुल नाच असम में कहा जाता है। इसके साथ ही पुतुल नाच पश्चिम बंगाल में भी कहा जाता है। कंढेई रावण छाया उड़ीसा में बनाया जाता है। ठीक है, कुछ और है तो ये कह रहा है कि गोयम्बट्टा जो है तोगालू गोयम्बेटा, ये कर्नाटक में ऐसे बनाया जाता है, कहा भी जाता है। पावा कुथुल ये केरल में है। बोमल लट्टम ये तमिलनाडु। ऐसे हो सकता है ज्यादा डेफ क्वेश्चन इस टाइप का तो ज्यादा डेफ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इस तरह का ऑप्शन दे देगा। जैसे कि पावा कुथु केरल है तो ये कर देगा बिहार, यूपी, आपको मिलान करने वाला दे देगा। तो आपको थोड़ा सा ओवरऑल एक आध बार मतलब जितना सुन लीजिएगा, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं इसे जितना टाइम ऐसे खाना बना रहे हैं और ईयरफोन लगा के सुन लीजिए। ज्यादा फास्ट, वैसे मेरी फास्ट ही हम करा रहे हैं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो 2x पे सुन सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं स्पीड। जैसे 1 घंटा का वीडियो है, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। खाना बना रहे हैं सुन लिए, वॉकिंग कर रहे हैं सुन लिए, कोई काम कर रहे हैं सुन लिए, ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सॉरी फॉर दैट गाइस, एक्चुअली मेरी कोल्ड थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो इसी पे कफ हो गया, सॉरी फॉर दैट इसके लिए गाइस। तो ये सारा जो पेंटिंग वगैरह है सुर्खियों में रही चित्रकारी यानी पेंटिंग न्यूज, ये जो है हम लोग कल देख लेंगे इसे। आज मेरा मन था इसे कम से कम आधा कंप्लीट करा दे, बट कोल्ड कफ इतनी हो रही है लाइक खांसी वगैरह कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए गाइज, ये सभी एग्जाम के लिए बेटर है। ठीक है, यानी कि यूपीएससी तो है ही, बीपीएससी, जेपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस, इसके साथ साथ एसएससी वगैरह हो गया। मतलब कोई भी एग्जाम आप समझ रहे हैं कि ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ये 365 दिन यानी कि एक साल का पूरा कंबाइन होता है। इम्पोर्टेंट जो MVVI होता है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कलेक्शन होता है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का संग्रह है, कलेक्शन है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी सारा एग्जाम होता है, चाहे वो SSC हो, बिहार दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, SSC GD हो, SSC रेलवे हो, स्टेट सर्विस हो, स्टेट PCS हो, कोई भी एग्जाम है, करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण आप समझ ही रहे हैं कितना है। हर एग्जाम में कम से कम 15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, स्टैटिक अगर मिला करके 25 से 30 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस रहता है। यूपीएससी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो है ही, इसके साथ साथ सभी एग्जाम के लिए है। तो आप सभी जितना बारी से सुनेंगे देखेंगे, चुपचाप आप लोग को सुनना है, ईयरफोन लगा के आराम से बैठ के चुपचाप सुनते रहिए। ठीक है, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार अगर सुन लीजिएगा
एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा हम आप सभी का समय किल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी खुद ऑलरेडी स्टडी करती हूँ, मुझे भी पढ़ना होता है, तो वो ज़्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। आप सभी सिलेक्शन हो जाए, यही बहुत, जिसकी जिसकी जो चाहत है वो सब मिल जाए। मैं यही चाहूंगी सब कोई अपना अपना एम्बिशन अचीव करे, है कि नहीं, सबकी एक घर की सपना होती है। तो मैं यही चाहूंगी अपना समय जो है थोड़ा यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, एंड मन लगा के पढ़ते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइज।